Hello everyone, my name is Rashmi Samant and today I will discuss about the topic asthma. Asthma is a respiratory system disorder. So now I will discuss about what is the definition of asthma. A condition in which a person's airway become inflamed, narrow and swell and produce extra mucus which make it difficult to breathe. अस्थमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पर्सन के एयरवेज होते हैं जिनकी हेल्प से वो रिस्पायरेशन प्रोसेस करता है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो नैरो हो जाते हैं और उनमें स्वेलिंग हो जाती है और वो एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगते हैं जिस वजह से पर्सन को ब्रीदिंग प्रोसेस में डिफ़िकल्टी होती है और इस कंडीशन को हम अस्थमा बोलते हैं. A chronic inflammatory disease of the airways in which a chronic inflammation of respiratory tubes, tightening of respiratory smooth muscle and episode of bronchoconstriction. जो अस्थमा होता है वो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है एयरवेज में, जिसमें क्या होता है जो रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होती हैं उसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है जिस वजह से रेस्पिरेटरी स्मूथ मसल्स में टाइटनिंग आ जाती है और बार बार ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कंडीशन हो जाती है. जो हमारे ब्रोंकाई होते हैं उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है. टाइप्स. अस्थमा बेसिकली कुछ फॉलोइंग टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन है इंट्रिंसिक अस्थमा. इट अकर ड्यू टू रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. अगर हमारे रेस्पिरेटरी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन को हम लोग इंट्रिंसिक अस्थमा बोलेंगे. एक्सट्रिंसिक अस्थमा. It occurs due to type 1 hypersensitivity atropic response to an extrinsic antigen. अगर किसी भी फॉरेन पार्टिकल की वजह से हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज हो रही है या हमारी बॉडी उसके लिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो कर रही है तो उस पर्टिकुलर अस्थमा को हम एक्सटेंसिक अस्थमा बोलते हैं. एट्रोपिक अस्थमा. दिस अस्थमा इज ऑफ first IgE mediated hypersensitivity reaction. The attacks of atrophic asthma may result due to allergens in dust, pollen, food और infection. So atopic asthma होता है उसमें basically फर्स्ट IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है. कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जैसे कि डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, फूड हो गया या जो भी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उसके लिए हमारी बॉडी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करती रहती है और उस अस्थमा को हम लोग एटोपिक अस्थमा बोलते हैं. नॉन एटोपिक अस्थमा. नॉन एटोपिक अस्थमा इज कॉज्ड बाय वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, रिनोवायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और इनहेल्ड एयर पोल्यूशंस. अगर जो भी सल्फर डाइऑक्साइड है या ओजोन है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है अगर इन ये एयर में बहुत ज़्यादा मिक्स होते हैं तो इनका अगर हम लोग इन्हेलेशन कर लेते हैं तो इस वजह से भी, और जो भी वायरल होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, फॉर एग्जांपल रीनो वायरस या पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, इनकी वजह से जो हमको अस्थमा कॉज होता है उसको हम नॉन एटोपिक अस्थमा बोलते हैं. ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा. This type of asthma is caused by certain pharmacological agents. एग्जाम्पल एस्प्रिन. बेसिकली कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो लोगों के लिए सेंसिटिव होती हैं या कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स होते हैं जो सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करते हैं उन मेडिसिन्स को लेके, तो उस केस में वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज कर देती हैं. ऑक्यूपेशनल अस्थमा. दिस टाइप ऑफ अस्थमा इज कॉज्ड बाय फ्यूम्स, प्लास्टिक, ऑर्गेनिक एंड केमिकल डस्ट, वुड एंड कॉटन, गैसेस एंड अदर केमिकल्स. जो ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है वो बेसिकली जो हमारे डेली रूटीन में जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी केमिकल यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों की वजह से अगर हम उनके डायरेक्टली बहुत टाइम तक कॉन्टैक्ट में हैं तो उन सब चीज़ों की वजह से जो अस्थमा हमें कॉज होता है उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल अस्थमा बोलते हैं. etiology. In the case of asthma, genetic factors along with environmental exposure to inhaled allergens result in allergic reaction. यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अगर
जीन्स में एबनॉर्मलिटी होती है और बाहर से इन्वायरमेंटल एक्सपोज़र हो जाता है कुछ एलर्जेंस का, तो वो बॉडी में जाके एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर देते हैं। वो एलर्जेंस कौन कौन से हो सकते हैं? इंडोर एलर्जेंस में हाउस डस्ट, कारपेट और स्टफ्ड फर्नीचर। आउटडोर एलर्जेंस में पॉलन और मॉड्यूल्स। बेसिकली टोबैको, स्मोकिंग और कुछ केमिकल इरिटेंट्स जो कि वर्क प्लेस पे होते हैं, उनकी वजह से भी अस्थमा कॉज हो जाता है। एयर पोल्यूशन की वजह से कोल्ड एयर, एंगर, फेयर एंड फिजिकल एक्सरसाइज, ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से अस्थमा कॉज हो सकता है, बिकॉज दीज आर द ट्रिगर पॉइंट्स फॉर अस्थमा। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि एस्प्रिन, NSAID एंड बीटा ब्लॉकर्स। ये मेडिकेशंस भी अस्थमा इंड्यूस कर सकती हैं, बिकॉज सम पर्सन इनके लिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, इन द केस ऑफ अस्थमा कफिंग हो जाएगी, जो कि नाइट में बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। वीजिंग कंडीशन हो जाती है। वीजिंग एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम लोग ब्रीदिंग के टाइम पे एक वेस्लिंग साउंड आने लगता है रिस्पायरेटरी एयरवे से। बर्थलेसनेस कंडीशन हो जाएगी, जो हमारा चेस्ट होगा उसमें टाइटनेस हो जाएगी, पेन और प्रेशर अराइज हो जाएगा और फटीग कंडीशन हो जाएगी। पैथोजेनेसिस, अस्थमा बेसिकली अकर होता है एलर्जेंस की वजह से, और वो एलर्जेंस एक्टिवेट करते हैं TH2 सेल्स को, दैट इज टी हेल्पर सेल्स, और वो प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइंस को। और साइटोकाइंस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अस्थमा के लिए, बिकॉज साइटोकाइंस का फंक्शन होता है आपका इन्फ्लामेशन और इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के लिए। तो जो साइटोकाइन होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं LT4 को बाय द प्रोडक्शन ऑफ IgE, और एक्टिवेशन ऑफ इस्नोफिल बाय IL5। समहाउ इसके अलावा कुछ एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, वायरस और पर्टिकुलेट्स होते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं एंडोथेलियल सेल मैक्रोफेजेस को, और वो फर्दर एक्टिवेट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को बाय IL8। जो ये इन्फ्लेमेटरी सेल एक्टिवेटर्स होते हैं वो बेसिकली अकर करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, और वो कॉज करते हैं फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ इन्फ्लेमेशन लीड टू एयरवे रीमॉडलिंग। जो भी हमारे एयरवेज होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज होता रहता है, जिस वजह से प्रॉपर वे में ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं हो पाता और अस्थमा कॉज हो जाता है। डायग्नोसिस, इन द केस ऑफ अस्थमा फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें जो डॉक्टर होता है वो फिजिकली साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू पेशेंट को देखता है कि उसमें अस्थमा की क्या कंडीशंस हैं। उसमें वो उसके एयर्स, आइज, नोज, थ्रोट, स्किन, चेस्ट और लंग्स को भी ऑब्जर्व करता है, और साइड बाय साइड उसके साइन एंड सिम्टम्स को भी ऑब्जर्व करता है कि पेशेंट को अस्थमा है या नहीं। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है स्पायरोमेट्री। बेसिकली एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें पेशेंट को कहा जाता है कि उसको एक डीप ब्रेथ लेनी है, और उसके माउथ पे एक स्पायरोमीटर कनेक्ट कर दिया जाता है और उसको फोर्सफुली एक्सेल आउट करने के लिए बोला जाता है। ये जो डिवाइस होती है ये मेज़र करती है कि जो पेशेंट ने कितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल किया और कितना एक्सेल किया, किस फ्लो में एक्सेल किया, उस चीज़ को मेज़र करती है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है पीक एयर फ्लो। इस टेस्ट में पेशेंट को कहा जाता है डीप ब्रेथ लेने के लिए और एक्सेल करने के लिए फोर्सफुली इनटू द पीक मीटर। ये बेसिकली एक स्मॉल हैंड से ही हेल्ड करने वाली डिवाइस होती है, और ये बेसिकली ये मेज़र करती है कि पेशेंट ने कितना फोर्सफुली लंग से एयर को आउट किया है। ट्रीटमेंट, इन द केस ऑफ अस्थमा कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं, जैसे कि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल फ्लूटिकासोन, मेमिटासोन और ब्लूडिसोनाइड। उसके अलावा कंबाइंड इनहेलर्स दिए जाएंगे। बेसिकली एग्जांपल्स हैं फ्लूटिकासोन, साल्मेट्रॉल, इनको कॉम्बिनेशन में देंगे, और ब्लूडिसोनाइड और फॉर्मोट्रॉल, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में देंगे। दे आर इनहेल्ड एंड दे कंटेन ए लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। समहाउ इसके अलावा हम लोग ल्यूकोट्राइन्स मॉडिफायर्स देते हैं, जिसमें हम लोग मोंटीलुकास्ट, जिफिरलुकास्ट और जिल्क्यूटॉन, इन मेडिकेशंस को देखते हैं और इनको ओरली लिया जाता है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट मेडिकेशंस दी जाती हैं, जिसमें एग्जाम्पल हैं सल्मिट्रॉल और फॉर्मिट्रॉल।
ये बेसिकली जो एयरवेज होते हैं उनको ओपन अप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। थियोफाइलिन मेडिकेशंस दी जाती हैं, ये ब्रोंकोडायलेटर्स होती हैं और इनको हम लोग डेली पिल्स के थ्रू पे लेते हैं। ये जो हमारी एयरवे मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, इसमें हम लोग एल्ब्यूट्रॉल और लेवोब्यूट्रॉल मेडिकेशंस देंगे। इनको इनहेल्ड की जाती हैं और ये बेसिकली जो अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं उनको कुछ मिनट बाद रिलैक्स कर देती हैं। इसके अलावा इप्राट्रोपियम मेडिकेशंस दी जाएंगी। ये ब्रोंकोडायलेटर्स होती हैं, जो हमारी ब्रोंकाई होती हैं उनको डायलेट कर देती हैं और ब्रीदिंग में रिलैक्स कर देती हैं, इजी कर देती हैं। बेसिकली ये इम्फाइसिमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। ये दोनों ही कंडीशन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज़ के अंदर आती हैं। ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं। एलर्जिक मेडिकेशंस कुछ होती हैं, जैसे कि उसमें एग्जांपल है ओमालीजुमाब कंडीशन मेडिकेशन होती है। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली इंजेक्ट की जाती है 2 से 4 वीक्स में जो भी एलर्जिक होते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा सीरियस अस्थमा होता है उन पेशेंट को। कॉम्प्लिकेशन, फटीग, एंजाइटी एंड डिप्रेशन कंडीशन हो जाएगी, निमोनिया हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेल्योर हो जाएगा। और स्टेटस अस्थमेटिक्स एक ऐसी कंडीशन होती है, एक सस्टेन स्टेट होती है अस्थमा की, जिसमें कि जो हमारे एयरवेज होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ब्लॉक्ड रहते हैं। थैंक यू।